इस वीडियो का कंटेंट है बच्चों रियल नंबर्स फ्रॉम रेजोनेंस बुक और लेवल है वही बोर्ड, ठीक है ना। सीबीएसई बोर्ड लेवल की क्वेश्चन हैं सारे के सारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड 70 एंड 125 लिविंग द रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। यानी कि ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताना है जो 70 और 125 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या है कि 5 और 8 रिस्पेक्टिवली दे। यानी कि 70 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 5 आए और 125 को डिवाइड करे वो नंबर रिक्वायर्ड नंबर तो रिमाइंडर क्या है 8 आए, ठीक है ना। तो करना क्या है बच्चों, देखो अगर रिमाइंडर का चक्कर नहीं होता है यहाँ पर, केवल ऐसा रिक्वायरमेंट होती है कि भाई ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालिए जो 70 और 125 को दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे, तो निकालना होता था बच्चों एचसीएफ, ठीक है ना। ऐसे केस में आपने निकालना है एचसीएफ। लेकिन जब रिमाइंडर की बात की जाए तो 70 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर बोला उसने कितना आ जाए 5, तो सब्ट्रैक्ट किया तो आ जाएगा यहाँ पर 65। और भाई 125 को डिवाइड करेंगे उस नंबर से तो रिमाइंडर आएगा 8, तो ये सब्ट्रैक्ट किया मैंने आ गया 117। यानी कि वो जो नंबर है रिक्वायर्ड नंबर वो इन दोनों नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। अगर यहाँ पर 5 रिमाइंडर देता है, यहाँ पर 8 रिमाइंडर देता है, तो इन नंबर्स को डेफिनेटली पूरी तरह से डिवाइड करेगा, ठीक है ना। क्योंकि कोई नंबर अगर मान लो 65 को पूरी तरह से डिवाइड करता है तो इसमें 5 ऐड कर देंगे। जैसे कि मान लो 13 कोई नंबर है 13, तो 13 जो है 65 को पूरी तरह से डिवाइड करता है बच्चों, ठीक है ना। अब 65 में अगर मैं 5 ऐड कर दूं 70 बन जाएगा ये, तो 70 को उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो जनरल कॉमन सेंस की बात है भाई 5 ही रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। तो ठीक वही फंडा यूज करके हमने ये जो रिमाइंडर बताया उसने ये सब्ट्रैक्ट कर लिया गिवन क्वांटिटीज में से। अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल देते हैं हम, और इन दोनों का एचसीएफ आपको पता है कि 13 आ जाएगा। 65 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो भाई 65 वन जा 65, यहाँ पर बच जाएगा 2 और यहाँ पर बच जाएगा 5, ठीक है ना। और फिर इसको 52 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, ये आ जाएगा 52 और यहाँ पर आ जाएगा 13, फिर 13 इस तरफ आ जाएगा और ये डिवाइडेंड बन जाएगा 13 4 जा 52। तो बच्चों 13 जो नंबर है वो ऐसा नंबर है जो इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। अब इसमें मैं अगर 8 ऐड कर दूँ तो 125 आ गया, 5 ऐड करेंगे तो 70 आ गया। तो 70 और 125 को डिवाइड करते समय ये नंबर 13, तो यहाँ पर रिमाइंडर देगा आपको 5 और यहाँ पर देगा 18, तो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 13। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड क्वेश्चन। If two positive integers a and b are written as a equal to x cube y square and b equal to x y cube, x and y are prime numbers, then find HCF of a, b। यानी कि AB का HCF निकालना बच्चों आपने। AB HCF मीन्स HCF निकालना आपने x क्यूब y स्क्वेयर एंड एक्स वाई क्यूब। तो बच्चों HCF क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर है सबसे पहले तो वो लीजिए। जैसे यहाँ पर x और यहाँ पर भी x, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया x। और फिर आपने इन दोनों की जो अगर पावर दे रखी है तो सेम पावर है तो सेम पावर ले ही लेनी है आपने। लेकिन अगर डिफरेंट पावर है दोनों की तो छोटी पावर ले लेनी है आपने। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों में x कॉमन है भाई, x क्यूब में और x में, ठीक है ना। फिर ऐसे ही वाई स्क्वेयर और वाई क्यूब दोनों का बेस सेम है तो y यानी कि कॉमन आ गया। पावर की अगर बात करें तो पावर कौन सी लेनी है आपने, छोटी। यानी कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या है इन दोनों में, वाई स्क्वेयर और वाई क्यूब में वाई स्क्वेयर। तो ये आपका HCF आ गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर अब आपने एलसीएम निकालना पड़ जाए आपको, तो करना क्या है, दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना है और इसको HCF से डिवाइड कर देना बच्चों। HCF से डिवाइड करेंगे, ये x स्क्वेयर था यहाँ पर, एक था x क्यूब वाई स्क्वेयर
और नेक्स्ट था एक्स वाई क्यूब, तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब। डायरेक्ट अगर मैं बताऊं आपको एलसीएम के बारे में, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना होता है, यानी कि सबसे पहले कॉमन जो आपने एचसीएफ ले लिया, एचसीएफ को अगर इसमें से हटा देंगे हम तो क्या आ जाएगा एलसीएम। डायरेक्ट एलसीएम लेना बताता हूँ आपको, कॉमन की बड़ी पावर ले ली नहीं आपने, ठीक है ना, कॉमन दोनों में एक्स और एक्स की बड़ी पावर है 3। ठीक ऐसे ही कॉमन की बड़ी पावर यहाँ पर लेंगे वाई क्यूब, और जो बच जाता है वो मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो यहाँ पर कुछ बचा है नहीं बच्चों, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर जेड होता है तो जेड और आ जाता साथ में। ऐसा करने के बाद यानी कि कॉमन की बड़ी पावर लेने के बाद जो कुछ बच जाता है फैक्टर, वो साथ में मल्टीप्लाई में लेना होता है एलसीएम में। यहाँ पर जैसे पी होता है तो पी और ले लेते हैं हम साथ में, तो फिलहाल यहाँ पर ना पी है और ना ही क्या है जेड, तो एलसीएम आ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब। और रिक्वायरमेंट जिसकी थी आंसर की वही मैं बता रहा हूँ आपको, क्या आया एक्स वाई स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो आपने एलसीएम निकालना पी एंड क्यू के लिए। तो देखो डायरेक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो कॉमन लेकर आप और उसकी बड़ी पावर ले लेना, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही बी भी कॉमन है यहाँ पर, तो बी की भी बड़ी पावर ले लेना आपने, तो ये क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, डायरेक्ट एलसीएम, ठीक है ना। वैसे एलसीएम का तरीका और भी होता है, देखो तरीका ये होता है बच्चों, पहले आप निकाल सकते हो एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन है उसकी छोटी पावर लेनी होती है आपने, कॉमन की छोटी पावर, ये एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम निकालने का जो सेकंड मेथड है वो ये है कि दोनों संख्याओं की, यानी कि दोनों जो नंबर्स हैं उन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए और उस प्रोडक्ट को आपने एचसीएफ से डिवाइड कर देना बच्चों। तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, और एलसीएम क्या आ जाएगा आपका ए क्यूब एंड बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो एलसीएम आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो इनमें से। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। यानी कि ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताना आपने जो इन सभी नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, सबसे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो बच्चों यानी कि इन सब का क्या निकालना आपने एलसीएम, ठीक है ना। तो उसके लिए सभी का एलसीएम निकालने से क्या है फायदा, हम 7 का, 9 का और 8 का एलसीएम निकाल देते हैं, ठीक है ना। और 5 का एलसीएम निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर क्या करेंगे देखो 8 को हटाकर 4 इंक्लूड कर लेते हैं, तो जो 4, 7, 9 का जो एलसीएम आएगा वो क्या है 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, और भाई 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी, 9 से भी, और बची बात 8 और 10 के लिए और 5 के लिए। तो लास्ट में 10 के लिए 0 अगर इसको दे देंगे तो ये अपने आप 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो भाई इन सब का एलसीएम ले लेते हैं बच्चों सीधा सीधा, तो ये आ जाएगा 63 इंटू 4, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 प्लस 1 25, ठीक है ना। तो इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा 252। अब ये ऐसा नंबर है जो इन सब से डिवाइड हो जाएगा, केवल ये 8 से डिवाइड नहीं होगा बच्चों, 8 3 जा 24, 12 बच गया है ना। और उसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा, 10 से डिवाइड नहीं होगा, और उसके बाद ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर इसको एक और 0 दे दें हम, तो अब सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है ना। 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि 8 3 जा 24, ये नंबर था बच्चों 252, और एक 0 दे दी हमने इसको, ठीक है ना। अब ये नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इन सब का एलसीएम निकाल सकते हो, वरना एलसीएम निकालने का मेथड आपको पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, ठीक है ना। और डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल कर, तो एचसीएफ को एलसीएम में से हटा देंगे। वैसे एचसीएफ आने के बाद अगर आपके 2 नंबर हैं तभी एलसीएम आ सकता है। अब एलसीएम निकालने का केवल एक ही मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो आप इस तरीके से, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। इसको 2 से डिवाइड किया 1, यहाँ पर 3 एच डीज, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 7, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5,
फिर 3 से डिवाइड कर देते हैं 1 1, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 7 एज इट इज, ये 4 एज इट इज, ये 3 आ जाएगा, ये 5। और अब डिवाइड कर देंगे वापस हम इसको 2 से भी कर सकते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 रहेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 7, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5। और अब डिवाइड कर देते हैं इसको 5 से, तो यहाँ पर 1 1 1 1 1, ये 7 एज इट इज, और यहाँ पर 5 से डिवाइड किया -2 एज इट इज, ये -3 एज इट इज, -3 नहीं सॉरी 2 और 3, और ये 1 आ जाएगा। ठीक है ना, इन सब का प्रोडक्ट कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, ये आ जाएगा 6 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 ये आ जाएगा। उसके बाद आपका 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 ये हो गया, और 7 से और करेंगे इसको मल्टीप्लाई 7 0 0, 7 6 जा 42, और 7 3 जा 21 प्लस 4 25। तो आंसर निकालने का ये तो क्या है, ऑफिशियल मेथड है बच्चों। आया समझ में, एक्सप्लेनेशन मेथड, ये मैंने डायरेक्ट इस तरीके से भी कर दिया क्वेश्चन को। नेक्स्ट है बच्चों 5th क्वेश्चन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर p/q विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस, यानी कि कब टर्मिनेट हो जाता है ये, यानी कि रिमाइंडर 0 किस प्लेस पर दे देता है। तो बेटा वीडियो मैंने एडिट कर दी, क्योंकि डिवीजन तो आप सबको आता है ही। तो इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 1 पर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, डेसिमल लगाकर 0 लगाते जाएंगे, उतारते जाएंगे, यहाँ पर ये जो है ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो टर्मिनेट हो जाएगा बच्चों 4 प्लेसेस पर। ठीक है ना, डेसिमल के 4th प्लेस पर ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, यानी कि रिमाइंडर क्या दे देगा आपको, ये 0। ठीक है ना। 6th क्वेश्चन है बच्चों, कैन 2 numbers have 18 as their HCF and 380 as their LCM, यानी कि किन्हीं 2 नंबर के HCF 18 और LCM 380 हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट है इसकी। और गिव योर रीजन के साथ आपने बताना है बेटा। तो भाई ऐसा बच्चों, HCF जो है उन नंबर्स का गिवन है यहाँ पर 18, ठीक है ना, और एलसीएम गिवन है 380। तो भाई बच्चों डेफिनेट बात ये है कि एलसीएम को हमेशा एचसीएफ डिवाइड कर सकता है पूरी तरह से। तो ये जो एचसीएफ इस तरह का है, ये एलसीएम को पूरी तरह डिवाइड करता ही नहीं। देखो बच्चों, रिमाइंडर क्या आ गया 2। ऐसा बच्चों जैसे एलसीएम और एचसीएफ की बात बताऊं मैं आपको, तो ये जैसे 4 और जैसे 20 और 24 ले लेते हैं हम, तो एचसीएफ क्या होता है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए। और एलसीएम क्या होता है, जिनको ये दोनों डिवाइड कर पाए, छोटे से छोटा नंबर जिनको ये दोनों डिवाइड कर पाए। तो भाई एलसीएम को ये दोनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं और एचसीएफ इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो डेफिनेट सी बात है एचसीएफ एलसीएम को तो 100% डिवाइड कर पाएगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, इसमें 18 जो एचसीएफ है वो एलसीएम जो दे रखा है 380, तो वो एलसीएम को डिवाइड नहीं कर पाता, रिमाइंडर बचाता है 2। तो देयरफॉर कोई भी दुनिया में ऐसे 2 नंबर नहीं हो सकते जिनका एचसीएफ 18 और एलसीएम क्या हो 380। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव योर रीजन। तो रीजन के साथ बताना बच्चों। देखो जो कॉन्जेक्टिव वर्ड आया है यहाँ पर, कॉन्जेक्टिव यानी कि लगातार के क्रमागत, तो कोई भी क्रमागत संख्या अगर आप लेंगे तो उसमें एक हमेशा इवन होगी, एक ओड होगी, क्योंकि इवन और ओड जो नंबर होते हैं वो अल्टरनेट वे में आते हैं। जैसे कि एक नंबर इवन आएगा तो जस्ट उसके बाद ओड आएगा, फिर इवन आएगा, फिर ओड आएगा, फिर इवन आएगा, फिर ओड आएगा, ठीक है ना। कॉन्जेक्टिव नंबर जो होंगे वो हमेशा एक इवन एक ओड होगा। कोई भी ले लीजिए आप, 1 2 जैसे, 4 5 जैसे, 100 101 जैसे, कोई भी नंबर ले लीजिए, तो उनमें से एक क्या होगा इवन और नेक्स्ट क्या होगा ओड। अगर पहला ओड होगा तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा इवन, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर भाई 2 से तो डेफिनेटली डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि एक इवन और एक ओड का जो प्रोडक्ट हम करते हैं तो ऑलवेज एक इवन नंबर आता है।
ओड नंबर तभी आता है जब दो ओड नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, जैसे हम 7 और 9 का प्रोडक्ट करेंगे तो ओड नंबर आएगा, यानी कि दोनों ओड नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो ओड नंबर आएगा, और ओड नंबर दो से कभी डिवाइड होता ही नहीं बच्चों। लेकिन एक इवन और एक ओड का प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इवन, और इवन नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा, 2 से, ठीक है ना। तो देयरफॉर ये स्टेटमेंट पूरी तरह ठीक है, और रीजन मैंने आपको दे दिया। 8th क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट √3 + √7 इज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर प्रूव करना बच्चों इसको, तो मैं लेट कर लेता हूँ इसको, लेट √3 + √7 बी रैशनल नंबर, देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज p/q फॉर्म वेयर p and q are integers, p and q are integers and there is no common factor between p and q other than 1। ठीक है ना। रैशनल नंबर की कंप्लीट डेफिनेशन है बच्चों ये, p and q are integers, p and q are integers, ये तो लिख ही दिया मैंने यहाँ पर, डिनोटेशन में लिखने की जरूरत नहीं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, एंड देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p and q अदर देन 1। तो भाई आप स्क्वेयरिंग कर देते हैं, देखो a² + b² + 2ab यानी कि √21, और राइट साइड में आ जाएगा p²/q²। तो बच्चों ये 10 हो गया, तो 10 को राइट में ले जाते हैं, 2 × √21 इज इक्वल टू p² बाई q² माइनस 10, और 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, √21 इक्वल टू p² माइनस 10 q² डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए बच्चों, p क्या है, एक इंटीजर, लेट करके चले हैं तो इंटीजर का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, इंटीजर। क्यू क्या है, एक इंटीजर, लेट करके चले हैं, इंटीजर का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इंटीजर आएगा 10 टाइम्स उसका, और दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली एक इंटीजर आएगा। आया समझ में। और भाई बच्चों इंटीजर को अपर पार्ट क्या हो गया, इंटीजर, और लोअर पार्ट क्या हो गया, इंटीजर, ठीक है ना, और लोअर पार्ट क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी जो ये बच्चों ये क्या हो गया, p/q की फॉर्म में लिखा गया इसको, ठीक है ना। आया समझ में। तो इसको हमने लिख दिया p/q की फॉर्म में। और भाई उसके बाद जो है बात करते हैं, तो इसको इक्वल दिखाया है अपने क्वेश्चन ने √21 के इक्वल, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये तो कंट्राडिक्शन मिल गया आपको, यानी कि ये सारा नंबर किसके इक्वल आ गया, √21 के इक्वल। तो √21 आप डेफिनेटली जानते हो क्या है, ये इरेशनल नंबर, यानी कि इस बात को यूज करना पड़ेगा आपने कि ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर है बच्चों, तो ये तो बिल्कुल भी इरेशनल नंबर नहीं है। देखो ये एक इंटीजर, ये एक इंटीजर, 10 से गुना कर दिया इसको हमने, और भाई सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, रूट वगैरह नहीं है, और ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, तो इसको आप इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते। देयरफॉर वी ऑब्टेन्ड ए कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन ऑब्टेन्ड किया हमने। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कंट्राडिक्शन दिस स्टेटमेंट इज this assumption is wrong, hence this number is not irrational, it is a irrational number, ठीक है ना। contradiction के according our assumption is wrong and p/q is irrational, it is our assumption, and if this is irrational, this is rational, then we obtained that this is not rational number,
ठीक है बच्चों, थोड़ा सा पजल कर दिया मैंने आपको। देखो ये इरेशनल नंबर है, ये मानना पड़ेगा आपको इरेशनल नंबर है ये, तो ये भी इस लिहाज से क्या हुआ इरेशनल नंबर, लेकिन ये तो इरेशनल नंबर है ही नहीं बच्चों। इंटीजर यहाँ पर, इंटीजर यहाँ पर, रूट वगैरह भी नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो कंट्राडिक्शन मिल गया हमारे को, हमारी सपोज जो हमने किया था। तो अकॉर्डिंग टू कंट्राडिक्शन दिस इज नॉट रैशनल, दिस इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है बच्चों 9th क्वेश्चन, एनसीईआरटी की बुक से, ये आप जानते हैं स्टेटमेंट इसकी। एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट यानी कि डिविजिबल नंबर। डिविजिबल नंबर वो होते हैं बच्चों जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि जो अपने आप से और एक को छोड़कर और भी किसी से डिविजिबल होते हैं नंबर, ठीक है ना। जैसे कि 2 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है, रीजन ये है कि इसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, ठीक है ना। जैसे 4 है, कंपोजिट नंबर है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 1 2 3, यानी कि अपने आप से और एक से छोड़कर और भी किसी से कोई डिवाइड होता हो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, यानी कि डिविजिबल नंबर। तो इसके बहुत सारे रास्ते हैं प्रूव करने के बच्चों। देखो एक ये भी है उनमें से कि भाई 7 को कॉमन ले लीजिए आप, इसमें से ये आ जाएगा 3 इंटू 5 और प्लस 1, यानी कि ये आ जाएगा 7 इंटू 15 प्लस 1 16, ठीक है ना। तो इस नंबर के जो फैक्टर हो गए, भाई कोई भी नंबर था ये, इसके फैक्टर हो गए बच्चों। देखो 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, यहाँ पर 8 आ गया, 8 को फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और 4 को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 4 टाइम्स। तो इस नंबर के जो फैक्टर हैं बच्चों कितने आ गए, एक से ज़्यादा फैक्टर आ गए, यानी कि 1 से भी डिवाइड होता है ये, 2 से भी डिवाइड होता है ये, 4 से भी डिवाइड होता है ये, 8 से भी डिवाइड होता है ये, ठीक है ना। तो इसके ज़्यादा फैक्टर हो गए, इसलिए ये नंबर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। यानी कि पूरे का प्रोडक्ट करें तो 1 1 2 हो गया ये, और 1 1 2 के प्राइम फैक्टर अगर हम करें, यानी कि इसके फैक्टर अगर बताएं, यानी कि कौन कौन इसको डिवाइड कर सकता है, तो 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 4 कर सकता है, उसके बाद 7 कर सकता है, उसके बाद 8 कर सकता है इसको डिवाइड, और भाई 16 भी डिवाइड कर सकता है इसको। तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाए उसको कंपोजिट नंबर नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे, ठीक है ना, आया समझ। तो ये क्या नंबर है, कंपोजिट नंबर, यानी कि डिविजिबल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन फाइंड इफ दिस नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बिना डिवाइड किए आपने बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में रीजन। तो ऐसा बच्चों लोअर पार्ट जो होता है किसी भी फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर, यानी कि उसके फैक्टर अगर हम करें तो उसके फैक्टर में केवल और केवल 2 और 5 आए तो समझो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे हम, 10 1 जा 10 0, 10 5 जा 50 0, फिर 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 1 जा 10, 10 0 0, 10 5 जा 50, और फिर 5 से कैंसिल होने लग रहा है ये, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, तो भाई ये फिर 7 से डिवाइड हो गया। यानी कि इसके जो फैक्टर आए बच्चों ये आ जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 रेज टू द 3, उसके बाद 2 रेज टू द 2, ठीक है ना, और इंटू 7 इंटू 3। तो भाई बच्चों मैंने आपको बताया कि अगर केवल फैक्टर इसके आ जाते 2 और 5 के अलावा और कोई अगर फैक्टर आ गया बच्चों तो समझो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिल्कुल कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करोगे तो रिपीटेशन आ जाएगा भाई, टर्मिनेट नहीं होगा ये, ठीक है ना। तो इतना भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने आपके लिए किया है, वरना मेरे को तो यहीं पर पता चल गया था। देखो और आपने भी ऐसा ही कर लेना कंपटीशन के एग्जाम में, कुछ बच्चों की डिमांड होती है पूरा एक्सप्लेन किया करो सर क्वेश्चंस को, तो मैं यहीं पर इस पर ट्रिक बता देता हूँ आपको। देखो ये हो गया 5 + 1 6, यानी कि 3 से डिवाइड होने लग रहा है बच्चों ये, तो हर हाल में ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग हो ही नहीं सकता। टर्मिनेटिंग का डेनोमिनेटर केवल 2 और 5 से ही डिवाइड होगा, या तो केवल 2 से या 5 से या दोनों से। अगर इन दो के सिवाय और किसी से अगर डिवाइड होता है तो समझो क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
नेक्स्ट है बच्चों, द डेसिमल फॉर्म ऑफ ए नंबर इज दिस, डेसिमल दिस, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू व्हेन दिस नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म। यानी कि जब ये नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में जाएगा तो इसके प्राइम फैक्टर, क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे। तो सबसे पहली बात करता हूँ डेसिमल ऑफ नंबर ऑफ द दिस, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। यानी कि ये जो पी बाई क्यू की फॉर्म में था बच्चों, सीधी सीधी बात ये है कि जो फ्रैक्शन होती है ये है सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है ना, सिंपल फ्रैक्शन है बच्चों ये पी बाई क्यू की फॉर्म में, और ये है डेसिमल फ्रैक्शन। आया समझ में। तो बच्चों ऐसा है कि भाई डेसिमल फॉर्म जो होती है तो उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और पी बाई क्यू की फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। लेकिन हर किसी नंबर में ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर ये टर्मिनेटिंग होगी तो डेसिमल फॉर्म से पी बाई क्यू की फॉर्म में चली जाएगी, पी बाई क्यू की फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में चली जाएगी। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी तो भी पी बाई क्यू की फॉर्म से डेसिमल में चली जाएगी, डेसिमल से पी बाई क्यू की फॉर्म में पहुंच जाएगी। लेकिन अगर ये होगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो केवल डेसिमल फॉर्म में रहेगी, वो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं जाएगी। तो ये जो है बच्चों ये यहाँ पर क्या है, टर्मिनेट हो गई डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में जब इसको लिखेंगे हम तो भाई इसके जो क्यू है यानी कि लोअर पार्ट है उसके फैक्टर करने चलेंगे अगर, तो या तो फैक्टर 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों आएंगे, इनके सिवाय किसी से भी डिवाइड नहीं होगा इनका डिनोमिनेटर। तो इस तरह की फ्रैक्शन जो होती है वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर उसका क्यूब लेते हैं हम, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब लेते हैं, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4m प्लस 1 4m प्लस 3 फॉर सम इंटीजर m। यानी कि स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को के क्यूब को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं या तो रिमाइंडर बचेगा, यानी बिल्कुल पूरी तरह 4 से डिवाइड होगा वो, या फिर रिमाइंडर बचेगा 1 या फिर बचेगा 3। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को 4 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए 4 से जब डिवाइड करने चलेंगे हम उसको तो या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या 1 बचेगा या 3 बचेगा, ठीक है ना, किसी के क्यूब को। लेकिन अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करें हम तो या तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है या फिर ऐसे लिखा जा सकता है उसको, यानी कि किसी नंबर को इस तरीके से लिखा जा सकता है। और इस बात का क्या मीनिंग है मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को ऐसे लिखा जा सकता है, इस बात का मीनिंग ये है यानी कि उस नंबर को अगर 4 से डिवाइड करेंगे आप या तो रिमाइंडर 0 रहेगा या 1 रहेगा या 2 रहेगा या 3 रहेगा। रिमाइंडर डिवाइजर से कम रहता है, यानी कि डिवाइजर कौन है 4, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0 1 2 3। डिवाइजर अगर 5 हो तो रिमाइंडर होता है 0 1 2 3 4, कुछ भी आ सकता है, यानी कि डिवाइजर से एक कम आएगा। तो भाई अब इन सब का क्यूब कर लेते हैं। इसका क्यूब आ जाएगा 64 क्यूब। तो क्यूब को मैंने एम लेट कर लिया, तो क्यूब को एम लेट करने की जरूरत नहीं, इसमें से 4 कॉमन निकाल लेंगे हम और अब इसको एम लेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4m वेयर m इज एनी इंटीजर। देखो यानी कि इसके क्यूब को इस तरीके से लिखा गया 4m की फॉर्म में, ठीक है ना। फिर इसका क्यूब करके देखते हैं ऐसे ही, 4 क्यूब प्लस 1 का क्यूब करते हैं, यह आ जाएगा a क्यूब और प्लस b क्यूब और प्लस 3ab यानी कि 12 क्यूब इंटू 4 क्यूब प्लस 1। तो इन सारे में से इसमें से और इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बच जाएगा 16 क्यूब और प्लस 3 क्यूब इंटू 4 क्यूब प्लस 1 और प्लस में यहाँ पर 1, ठीक है ना। तो इस सारे को क्या ऐड कर लेंगे m, तो ये भी किस फॉर्म में लिखा गया 4m प्लस 1 की फॉर्म में। देखिए ये रहा, ये हमने एक इंटीजर ऐड कर लिया। ठीक ऐसे ही बच्चों इसको करेंगे तो ये 4m की फॉर्म में लिखा जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा 64m क्यूब और प्लस 8 और प्लस 3ab यानी कि 24 क्यूब
और ब्रैकेट 4q प्लस 2, ठीक है ना। अब 4 कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो अंदर वाले को सारे को m लेट कर लेते हैं, तो ये भी 4m की फॉर्म में लेके आ गया, तो 4m की फॉर्म में लेके आ गया, 4m प्लस 1 की फॉर्म में लेके आ गया, या दोबारा से फिर 4m की फॉर्म में लेके आ गया। लेकिन इसका क्यूब अगर हम करें देखो बच्चों, तो a क्यूब हो जाएगा ये, प्लस b क्यूब में आ जाएगा 27, और 3ab यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट का थ्राइस, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 12, उसका 3 टाइम्स हो जाएगा 36 क्यूब ब्रैकेट में 4q प्लस 3। अब क्या है, जो 27 है इसको हमने ब्रेक कर लिया, 27 को क्या था 4m प्लस 1 4m प्लस 3, 27 था तो 4 के मल्टीपल में ही चेंज करना पड़ेगा ना इसको। तो इन सभी में से अगर मैं 4 कॉमन निकाल लूँ तो अंदर जो बचेगा उसको m लेट कर लिया, और प्लस में 3 है ये, और m क्या है इंटीजर, तो इसको भी किस फॉर्म में लिखा गया 4m प्लस 3 की फॉर्म में। यानी कि इसका कहना ये था बच्चों कि भाई किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो या तो रिमाइंडर 1 रहेगा, या 3 रहेगा, या फिर 0 रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 13 क्वेश्चन, show that square of any positive integer can not be of the form of 5q plus 2 and 5q plus 3। यानी कि मीनिंग है स्टेटमेंट का ये कि भाई किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को आप अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो कभी भी रिमाइंडर 2 नहीं आएगा, और कभी भी रिमाइंडर 3 नहीं आएगा, या तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, या आएगा 1, या आएगा 4। 5 तो कभी आ ही नहीं सकता 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 और 3 नहीं आएगा, उसका कहना ये है बच्चों। अब देखो 5 से मैंने ये पकड़ लिया कि किसी भी नंबर को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा। उस नंबर को, उसके स्क्वायर को नहीं, तो उस नंबर को लिखा जा सकता है बच्चों 5m प्लस 1 और 5m प्लस 2, 5m प्लस 3, 5m प्लस 4, यानी कि किसी भी नंबर को इस तरीके से लिख सकते हो आप। इसका मीनिंग ये है कि उस नंबर को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, या 1, या 2, या 3, या 4। अब इन सभी के स्क्वायर करके देखेंगे हम, जैसे इसका स्क्वायर कर दिया मैंने 25m स्क्वायर, तो इसको देखो 5q प्लस 2 की फॉर्म में तो नहीं लिखा गया, इसको तो 5q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 कॉमन निकालें तो यहाँ बचेगा 5m स्क्वायर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, क्यों एज्यूम कर सकते हैं इंटीजर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 25m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10m, तो इसमें से 5 कॉमन लें तो ये बच जाएगा 5m स्क्वायर प्लस 2m, और यहाँ पर 1 है ही, तो इसको q अगर एज्यूम करें हम, कोई भी इंटीजर है ये, तो सोल्व होकर एक इंटीजर आएगा, उसको q लेट कर लिया मैंने 5q प्लस 1, तो ये भी 5q प्लस m की फॉर्म में लिखा गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी ऐसे ही नहीं लिखा जा सकता बच्चों, इसको और कर देता हूँ मैं, देखो इसका स्क्वायर आ जाएगा 25m स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 5 2 जा 10 2 जा 20m, ठीक है ना। तो इसमें से अगर 5 कॉमन ले हम तो यहाँ पर बच जाएगा 5m स्क्वायर प्लस 4m और प्लस 4। देखो इसको भी अगर हम सोल्व करेंगे, ये एक इंटीजर है m, तो सोल्व तो होगा ये, सोल्व होने के बाद इसको q अज्यूम कर लेता हूँ मैं प्लस 4, तो इसको भी 5q प्लस 4 की फॉर्म में लिखा गया। यानी कि इस तरीके से लिखा ही नहीं जाएगा बच्चों किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, अच्छे से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस कर सकते हो आप मेरे साथ।